लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज 3, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पहले भी बताया गया था कि स्पेशल ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज 3 जो है वो शनिवार को शाम 7 बजे लेकर आपके लिए इस चैनल पे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वो तैयारी करके आए होंगे, टेस्ट में बेहतर करेंगे। बिल्कुल आप सभी को बेहतर करना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो कोई भी क्वेश्चन लाया जाएगा इस सीरीज में, इसमें आपको जो है वो स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज 21 से लेकर 30 तक के बीच से रहेंगे। इसलिए सभी लोग अच्छा से आंसर करें, कोशिश करें कि टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में 50 नंबर लाएं आप। तो सभी लोग तैयारी के साथ जो है वो टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्म करें, यही उम्मीद है आप सभी से। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें सभी लोग, लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लिंक शेयर करें सभी लोग, और सभी लोग जुड़े जल्दी से। आपके लिए जो है वो स्पेशल टेस्ट सीरीज 3 ज्योग्राफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम ज्योग्राफी टेस्ट 1 और 2 ले चुके हैं, पॉलिटी स्पेशल टेस्ट भी ले चुके हैं। आप सभी अगर नहीं टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं तो पीछे वाला टेस्ट में भी आप भाग ले सकते हैं और अपना प्रदर्शन को जो है वो देख सकते हैं कि आप कितना बेस्ट तैयारी किए हैं और आपके लिए कितना जो है वो और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये सारे तैयारी को अपने जांच सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। तो सभी लोग जुड़े और सभी लोग जो है वो लाइव चैट में आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं, आज हम डिस्कस क्वेश्चन का नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारा क्वेश्चन का डिस्कस किया जा चुका है आपको पीछे वीडियो में। तो आप सभी आंसर करेंगे और बगल में कॉपी कलम रखेंगे। जितना सही होगा उतना जो है वो सही का टिक करें, और जितना गलत होगा गलत का टिक करेंगे। और लास्ट में जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मार्क्स कमेंट जरूर करें। जितने लोग जुड़े सभी लोग जो है वो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, सभी लोग रेडी हो जाएं। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, सभी लोग रेडी हो जाएं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, पवन की दिशा में विचलन को सर्वप्रथम किसने बताया था? पवन की दिशा में विचलन को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ऑप्शन है आपका 1 नंबर कोरियालिस, सेकंड है वेगनर, थर्ड फेरेल और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पवन की दिशा में विचलन को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा, जितने लोग लाइव चैट में हैं सभी लोग आंसर करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और बगल में कॉपी में आप सही गलत करते चलेंगे। जो सही होगा सही का टिक करेंगे, गलत होगा गलत का टिक करेंगे, और लास्ट में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स कमेंट करें। तो पवन की दिशा में विचलन को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोरियालिस। कोरियालिस ने सर्वप्रथम जो है इस पवन की दिशा में विचलन को बताया था। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है, यानी कि किसे ग्लोबल विंड के नाम से जाना जाता है? आंसर करें सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है अस्थाई पवन, सेकंड है अस्थाई पवन, थर्ड है स्थानीय पवन और 4 है सभी।
तो किसे भूमंडलीय पवन या ग्लोबल विंड के नाम से जाना जाता है? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे अस्थाई पवन को ही भूमंडलीय पवन कहा जाता है या ग्लोबल विंड कहा जाता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? ऑप्शन है 1 नंबर पूर्वा पवन, सेकेंड है पछुआ पवन, थर्ड है ध्रुवीय पवन और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे व्यापारिक पवन पूर्वा पवन को कहा जाता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि फेरेल कहाँ के विद्वान थे? फेरेल कहाँ के विद्वान थे? आप लोग आंसर करें। फेरेल कहाँ के विद्वान थे? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि फेरेल कहाँ के विद्वान थे। ऑप्शन है आपका 1 नंबर फ्रांस, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड A+B और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो फेरेल कहाँ के विद्वान थे? तो ध्यान रहे फेरेल जो थे वो कहाँ के विद्वान थे? तो आपको ध्यान रखना है कि फेरेल जो थे वो अमेरिका के विद्वान थे, जबकि कोरियालिस जो थे वो फ्रांस के विद्वान थे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन को क्या कारण है? मतलब कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है वो अपने बाईं ओर विचलित हो जाती है, इसका क्या कारण है? सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है तापमान, सेकेंड है चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड है दाब और 4 है पृथ्वी का घूर्णन। तो सभी लोग इसका आंसर करें। जैसे हम लोग देखे थे कोरियालिस बल पढ़े थे तो कि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर हवाएं मुड़ जाती है, पवन विक्षेपित होती है। तो ये क्यों जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विचलित होती है, इसका कारण क्या है? आप लोग आंसर करें। सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें और बगल में कॉपी कलम जरूर रखें। और जितना सही होगा आप सही का टिक करेंगे और जितना गलत होगा गलत का टिक करेंगे। क्लास समाप्त होगा, आप लोग कमेंट में जाकर जो है वो अपना मार्क्स कमेंट करेंगे, आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो इस प्रकार सभी लोग टेस्ट में भाग लें और जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें लाइव चैट में। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा D नंबर पृथ्वी के घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा से दूसरे दिशा में चलती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा में चलते उन्हें कौन सा पवन कहा जाता है? ऑप्शन है अस्थाई पवन, सेकेंड है अस्थाई पवन, थर्ड स्थानीय पवन और डी है सभी। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान है कि जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा से दूसरे दिशा में चलते हैं उसे कहा जाता है अस्थाई पवन, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अस्थाई पवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है क्या कहलाती है? जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है 1 नंबर अस्थाई, सेकेंड है अस्थाई और थर्ड है स्थानीय और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें कि जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे ऐसे पवन को अस्थाई पवन कहते हैं, यानी कि B नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अस्थाई पवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अस्थाई पवन है? निम्न में से कौन अस्थाई पवन है? आप लोग आंसर करें। निम्न में से कौन अस्थाई पवन है? 1 नंबर ऑप्शन है मानसून, सेकेंड है आपका चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, सी है समीर और नेक्स्ट है सभी। तो आप लोग आंसर करें कि इसमें से जो है वो कौन अस्थाई पवन है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि इनमें से जो है वो कौन अस्थाई पवन है। यहाँ पर आप लोग अस्थाई कर लेंगे, क्वेश्चन
में मिसप्रिंट हो गया है, ये अस्थाई कर लेंगे। अब इसका आंसर करेंगे। अब आंसर आप लोग करें, इनमें से कौन अस्थाई पवन है? सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, इनमें से कौन अस्थाई पवन है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी अस्थाई पवन के अंतर्गत आ जाते हैं। मानसून, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात और समीर, ये सभी अस्थाई पवन के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मानसून मूल रूप से शब्द है। मानसून मूल रूप से शब्द है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है अरबी, सेकेंड है जापानी, थर्ड यूनानी और 4 है लैटिन। तो मानसून मूल रूप से शब्द है, तो ध्यान रहे मानसून मूल रूप से जो है वो अरबी शब्द है, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून की खोज किसने किया था? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानसून की खोज किसने किया था? ऑप्शन है 1 नंबर हिप्पालस, नेक्स्ट है हिपोक्रेटस, नेक्स्ट है अरस्तु और नेक्स्ट है वेगनर। तो मानसून की खोज किसने किया था? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि मानसून की खोज हिप्पालस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया था, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता देखने के लिए कहाँ मिलती है? बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किए थे हम, आप लोग आंसर करें। पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता देखने के लिए मिलती है 1 नंबर उत्तरी गोलार्ध, सेकेंड है दक्षिणी गोलार्ध, थर्ड है A+B और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान है कि पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। हम लोग देखे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो है वो 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक वो तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है। गरजती चलीसा, प्रचंड पचासा और चिखती साठा का जिक्र किए थे, तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर होगा। डिटेल्स आप जाकर जो है पीछे वाला वीडियो देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। मंद गति से चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? मंद गति से चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 नंबर मानसून, सेकेंड है चक्रवात, नेक्स्ट है समीर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे कि मंद गति से चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर। समीर यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटी समीर चलते हैं। घाटी समीर चलते हैं कहाँ से? 1 नंबर है पर्वतीय क्षेत्र, नेक्स्ट है समुद्र तटीय क्षेत्र, नेक्स्ट है A+B और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो घाटी समीर चलते हैं, सभी लोग आंसर करें। घाटी समीर चलते हैं, तो ध्यान रहे कि घाटी समीर पर्वतीय क्षेत्र में चलते हैं, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दिन में चलती है? इसमें से कौन दिन में चलती है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है सागर समीर, नेक्स्ट है घाटी समीर, नेक्स्ट है A+B और नेक्स्ट है पर्वत समीर। तो कौन दिन में चलती है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूरा बताए हैं पीछे वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि पीछे की वीडियो रिकॉल करें, इससे आपका पूरा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। आप सब्जेक्टिव पर है और ऑब्जेक्टिव में आकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाए, देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको। इसलिए सब्जेक्टिव ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान होगा, और जो लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे उनके लिए होगा कि ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्टिव पढ़ें और ऑब्जेक्टिव में आकर टेस्ट लगाएं, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। इसलिए दोनों साथ साथ होना चाहिए, टेस्ट भी लगाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं और जो है वो सब्जेक्टिव से विशेष अध्ययन करें। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आप एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे, इसलिए आप डीपली पढ़ें तभी बेहतर करेंगे। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। घाटी समीर और सागर समीर दोनों दिन में ही चलती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसे डॉक्टर पवन कहा जाता है? किसे डॉक्टर पवन कहा जाता है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर है सेंटा एना, नेक्स्ट है चिनूक, नेक्स्ट है ब्लैक रोलर और इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग, किसे डॉक्टर पवन कहा जाता है? तो ध्यान रहे डॉक्टर पवन हरमट्टन को कहा जाता है, इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, बताए थे। चिनूक को अंगूर पकाने वाला हवा कहा जाता है, ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। इनमें से किसे धरातलीय वर्षा कहा जाता है?
आंसर करें आप लोग। इनमें से जो है वो किसे धरातलीय वर्षा कहा जाता है, आप लोगों को आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है समवहनीय वर्षा, एक नंबर ऑप्शन है समवहनीय वर्षा, सेकेंड है पर्वतीय वर्षा, और नेक्स्ट है चक्रवातीय वर्षा, और नेक्स्ट है सभी लोग इसका आंसर करें। किसे जो है वो धरातलीय वर्षा कहा जाता है, आप सभी इसका आंसर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि धरातलीय वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो है यही धरातलीय वर्षा या पर्वतीय वर्षा होती है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा होती है, समवहनीय वर्षा होती है एक नंबर विषुवतीय क्षेत्र में, नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, नेक्स्ट है A+B और मानसूनी प्रदेश में। तो समवहनीय वर्षा होती है, आप लोग आंसर करें। समवहनीय वर्षा होती है, तो ध्यान रहे कि समवहनीय वर्षा जो है वो विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र दोनों में होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र को ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कौन सा क्षेत्र? शून्य वर्षा वाला क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, वर्षा क्षेत्र को 4 भाग में बांट कर पढ़े थे। तो शून्य वर्षा क्षेत्र एक नंबर बर्फीला क्षेत्र, नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र, नेक्स्ट है A+B और इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि शून्य वर्षा क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और इसी में बर्फीले क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा होती है, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? ऑप्शन है एक नंबर 100 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 200 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 300 सेंटीमीटर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 100 सेंटीमीटर। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है एक नंबर ऑप्शन है सालों भर, नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में, नेक्स्ट है शीत ऋतु में और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है, आप लोग आंसर करें। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है, तो ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा सालों भर होती है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का आर्द्रतम स्थल कौन है? संसार का आर्द्रतम स्थल कौन है? एक नंबर ऑप्शन है चेरापूंजी, नेक्स्ट है सिंगापुर, नेक्स्ट है मासीराम और नेक्स्ट है कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग। संसार का आर्द्रतम स्थल है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मासीराम। मासीराम संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है, उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है। ऑप्शन है एक नंबर कम, एक नेक्स्ट है अधिक, नेक्स्ट है नहीं होती और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो उच्च अक्षांश में वर्षा होती है, सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर कम। उच्च अक्षांश में वर्षा कम होती है, पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर जल का विस्तार है? आंसर करें आप लोग। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है? ऑप्शन है एक नंबर 71%, नेक्स्ट है 89% और नेक्स्ट है 80%, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर जल का विस्तार है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 71%। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। किसे स्थल गोलार्ध कहा जाता है? किसे स्थल गोलार्ध कहा जाता है? आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, बी है दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो किसे स्थल गोलार्ध कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा स्थल गोलार्ध जो है वो उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है और जल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन है नदी, नेक्स्ट है नहर, नेक्स्ट है महासागर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं।
तो पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो महासागर है, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। ऑप्शन है 35% इकाई, नेक्स्ट है 50% इकाई, नेक्स्ट है 75% इकाई और नेक्स्ट कोई नहीं। तो महासागरीय जल का औसत लवणता क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि महासागरीय जल की औसत लवणता जो है वो 35% इकाई होगा, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलें तो महासागर में लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर आप लोग करेंगे। अगर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलें तो महासागर में लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें, सभी लोग आराम से समय देते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा पे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। तो कर्क रेखा से विषुवत की तरफ आएगा तो घटेगा, और विषुवत के बाद फिर मकर की तरफ बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा, यानी कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे खरापन जल कहाँ पाई जाती है। सबसे खरापन जल कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन 1 नंबर लेक ऑन झील, काला सागर, नेक्स्ट है A+B और नेक्स्ट कोई नहीं। तो सबसे खरापन जल कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे सबसे खरापन जल जो है वो लेक वन झील में है, यानी कि 1 नंबर आंसर होगा, जो कि तुर्की में है, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, यानी कि पृथ्वी के कितने भाग जो है वो लगभग पानी से ढका है। ऑप्शन है 1/4, नेक्स्ट है आधा, नेक्स्ट है 2/3 और नेक्स्ट है 3/5। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना, तो आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लगभग 2/3 पर जो है वो जल है, यानी कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट है हिंद महासागर, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर और नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो ध्यान रहे हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रशांत महासागर है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। आंसर करें सभी लोग। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर, नेक्स्ट है अंध महासागर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि 90 ईस्ट रीच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र मछली पकड़ने का उत्तम क्षेत्र होता है। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी जो है वो ध्यान से आपको बताया गया था, आप सबको जो है वो पूरा डिटेल्स हम बताए थे। तो कौन मछली पकड़ने का सबसे उत्तम क्षेत्र। ऑप्शन है 1 नंबर महाद्वीपीय मग्न तट, बी है महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी है महासागरीय मैदान और डी है महासागरीय गर्त। तो ध्यान रखेंगे कि मछली पकड़ने का सबसे उत्तम क्षेत्र जो होता है महाद्वीपीय मग्न तट होता है, यानी कि 1 नंबर आंसर होता है। महासागरीय मग्न ढाल से संबंधित सही है, आप लोग आंसर करें। अटलांटिक महासागर 13.3%, प्रशांत महासागर 5.7%, हिंद महासागर 4.2% और सभी सही, यानी कि महासागरीय मग्न ढाल संबंधित, यानी कि जो है अटलांटिक महासागर में क्या 13.3% जो है वो महासागरीय मग्न ढाल का क्षेत्रफल है। प्रशांत महासागर में इतना। ये आप क्या जो है तीनों ऑप्शन सही है या फिर नहीं, कौन सही है आपको आंसर करना है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है, सभी सही होंगे, इसका आंसर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है। चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर प्रशांत महासागर, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट है हिंद महासागर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो चैलेंजर कटक स्थित है, आपको ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर में।
अटलांटिक महासागर यानी कि बी नंबर आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि सुंडा गर्त जो है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित, एक नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है एक नंबर नदियाँ, सेकेंड है भूमि, थर्ड है पवन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो भूमि होगा। सभी लोग आंसर करते रहें और अंत तक बने रहना है। लास्ट में क्लास समाप्त होगा, आप लोग अपना नंबर जो है वो शेयर करेंगे, सभी लोग नंबर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को जो होती है वो कैसी होती है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होगा वो कैसी जलधारा होगी? ऑप्शन है एक नंबर गर्म, सेकेंड है ठंडी, थर्ड है एक समान और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित हो रही है, ध्यान से आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की अगर प्रवाहित होगी तो वो जलधारा गर्म जलधारा रहेगी, ध्यान रखना है। और अगर जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होगी वो ठंडी जलधारा रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो यानी कि 180 का एंगल बनाए तो उस दिन पृथ्वी पर क्या आती है? ऑप्शन है दीर्घ ज्वार, नेक्स्ट है लघु ज्वार, नेक्स्ट ए प्लस बी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होती है तो कौन सा ज्वार आता है? आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर लघु ज्वार। जब 180 का एंगल बने तो दीर्घ ज्वार और आपका जब 90 डिग्री का एंगल बने तो लघु ज्वार, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ ज्वार कब आती है? दीर्घ ज्वार कब आती है? ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ए प्लस बी या फिर अष्टमी तिथि को। तो ध्यान रहे कि दीर्घ ज्वार हमेशा जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा को आती है, जबकि अष्टमी तिथि को लघु ज्वार आती है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आती है कहाँ पर? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आती है? ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, नेक्स्ट है मिशिगन झील, नेक्स्ट है ए प्लस बी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार ध्यान रखेंगे कहाँ पर आती है, सभी लोग आंसर करें। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर फंडी की खाड़ी में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आती है, यानी कि एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? इनमें से कौन जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है, आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन है एक नंबर कोलकाता, नेक्स्ट है मुंबई, नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें कि निम्न में से भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा एक नंबर कोलकाता। कोलकाता जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है तरंग में नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करें। तरंग में नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें, आपको पीछे पढ़ाया गया है। ऑप्शन है एक नंबर ऊर्ध्व, नेक्स्ट है गर्त, नेक्स्ट है तरंग की लंबाई और नेक्स्ट है तरंग की ऊंचाई। सभी लोग आंसर करें। तरंग में नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे नीचे वाला भाग जो है वो गर्त कहलाता है और ऊपर वाला भाग ऊर्ध्व कहलाता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। दो ज्वारों के बीच का समय होता है, दो ज्वारों के बीच के समय कितना होता है? ऑप्शन है 12 घंटा 26 मिनट, नेक्स्ट है 24 मिनट, 24 घंटा, नेक्स्ट है 10 घंटा 20 मिनट और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे दो ज्वारों के बीच का समय कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट दो ज्वारों के बीच का समय होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंसर करें आप सभी। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एक नंबर ऑप्शन है न्यू गिनी, नेक्स्ट है बोर्नियो,
नेक्स्ट है ग्रीनलैंड और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ध्यान रहे, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन है 1 नंबर हिंद महासागर, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर, नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी, नेक्स्ट है लाल सागर। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, आप सभी लोग आंसर करें। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हिंद महासागर का। अगला है डियागो गार्सिया स्थित है, डियागो गार्सिया स्थित है, आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे ऑप्शन है हिंद महासागर, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और लाल सागर। तो डियागो गार्सिया स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर गंगा, नेक्स्ट है नील, नेक्स्ट है सिंधु और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। और इसका आंसर डी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, नेक्स्ट है फिलीपींस, नेक्स्ट है मालदीव और नेक्स्ट है क्यूबा। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में है, यानी कि 1 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा गहरा झील कौन है? विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा गहरा झील कौन है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, नेक्स्ट है लेक सुपीरियर, नेक्स्ट है बैकाल झील और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम तथा गहरा झील कौन है? तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा सी बैकाल झील। सबसे गहरा झील बैकाल झील है और सबसे प्राचीनतम है, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास और बच्चा है, जैसे ही क्लास समाप्त होगा आप लोग टोटल नंबर काउंट करेंगे, कितना आपका सही हुआ और कितना गलत। कमेंट बॉक्स में जाकर जो है क्लास समाप्त होने के बाद आप अपना नंबर जो है वो शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन है आपका लास्ट, इनमें से कौन स्पेन और मोरक्को को अलग करती है? आंसर करें सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, नेक्स्ट है डेविस जल संधि और नेक्स्ट है पाक जल संधि। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जिब्राल्टर जल संधि। और इस तरह आज का क्लास आपका समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन शायद आपके लिए और आ गया है, कुल 51 है। इनमें से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करती है? एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस में आ गया है, सभी लोग इसका आंसर सही कर ले। कौन सा जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, नेक्स्ट है डेविस जल संधि और नेक्स्ट है पाक जल संधि। आंसर करें सभी लोग, ये क्वेश्चन आपको बोनस में मिला है। तो ध्यान रहे इसका आंसर है डी नंबर पाक जल संधि। तो इस तरह आज का क्लास समाप्त हुआ आपके लिए। आप सभी जो है वो टोटल मार्क्स कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो है इतना मेहनत से टेस्ट सीरीज में भाग लिए। और ऐसे ही कल आपके लिए जो है वो स्पेशल वीकली सीरीज शाम में लेकर आएंगे। सभी लोग जो है वो पीछे जितने करंट अफेयर्स के एक वीक में क्लास गए हैं आप सभी उसे देखकर जो है वो वीकली में जरूर आए, ताकि आप वीकली में भी बेहतर करें। और मिलते हैं कल वीकली करंट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।